हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं डेली डिस्कशन। डेली डिस्कशन इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे CSR नेट के लिए, IIT एग्जाम के लिए, CUCT के लिए, DU के लिए, JNU के लिए, इन सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है MSc के लिए, एंट्रेंस एग्जाम है MSc के लिए, उन सारे के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। और हर एक लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन में और विथ फुल कंसेप्ट मतलब उसके ईच एंड एवरी टर्म को डिस्कस करते हुए हम लोग बात करेंगे उन सारे क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका सॉल्यूशन करेंगे, बल्कि उसके ईच टर्म को जो डिफिनेशन है या जैसा भी है, सब कुछ को डिस्कस करते हुए हम लोग बात करेंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं इसे, और ये प्रतिदिन आपको ये 3 से 4 क्वेश्चन का लेक्चर मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रा से। क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इक्वल टू क्या दिया है 65। तो नंबर ऑफ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल टू है 65। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप दिया हुआ है 65। सो ऑप्शन है हमारे पास 2 होगा, 3, 4 और कांट से मतलब नहीं बताया जा सकता है कि कितना होगा, या फिर ऐसा फाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम अगर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं तो इतना एज्यूम करके चलते हैं कि आप ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में जानते हैं। हम आपको ले चलते हैं कि चलिए ग्रुप के बारे में आप जानते हैं, सब ग्रुप के भी बारे में आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, प्रॉपर, नॉर्मल, सब ग्रुप। तो हमने सपोज किया कि आप सब ग्रुप के बारे में जानते हैं। दूसरा टर्म है प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है? तो अगर कोई भी ग्रुप है तो उसके पास 2 ट्रिवियल सब ग्रुप फॉर्म होते हैं, एक जो आइडेंटिटी से फॉर्म होता है और एक जो ग्रुप इटसेल्फ होता है, ये भी एक सब ग्रुप होता है। तो किसी भी ग्रुप के पास 2 सब ग्रुप ऑलवेज होते हैं, जिसे हम लोग इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। और इसके अलावे किसी ग्रुप के पास जो भी सब ग्रुप बनते हैं वो सारे सब ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। जो ट्रिवियल वाले सब ग्रुप का मतलब ये 2 आइडेंटिटी वाले और इटसेल्फ G, ये इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाते हैं। इसके अलावे अगर किसी ग्रुप का और कोई दूसरा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो सारा सब ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है। सो अब बात आ गई कहाँ कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, प्रॉपर, नॉर्मल, क्योंकि यहाँ 3 टर्म है, प्रॉपर, नॉर्मल, सब ग्रुप। प्रॉपर तो हो गया भाई, प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में हम बात करें तो नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनेशन होता है कि a subgroup H if G be any group and H be the its subgroup, then a subgroup H is said to be normal subgroup of the group G if HA equal to AH for all A belongs to G के लिए, मीन्स इसको और बहुत सिंपल ढंग से कहा जाए तो ऑल लेफ्ट कोसेट्स इज इक्वल टू द राइट कोसेट। ऑल लेफ्ट कोसेट is equal to right coset for each element of G के सारे एलिमेंट के लिए, G के सारे एलिमेंट्स के लिए। तो आप कोसेट के भी बारे में भी जानते होंगे। तो ऐसे सब ग्रुप जिसके सारे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ऑलवेज सेम हो किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लिए, तो हम लोग उसे नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। और फिर नॉर्मल सब ग्रुप निकालने का बहुत तरीका है, वो आप जब आपको अगर नॉर्मल सब ग्रुप समझना होगा तो आप पार्टिकुलर लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। कोसेट के सेंस में डिफाइंड ऐसा करते हैं, तो सिंपल डिफिनेशन है। कई बार x इनवर्स बिलोंग्स टू H ऐसे करके भी डिफाइन किया जाता है। तो वो बहुत सारा तरीका है, ठीक है, जहाँ x G का मेंबर होता है, H का मेंबर होता है। तो बाकी सारे डिफिनेशंस हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफिनेशन, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? प्रॉपर मतलब ट्रिवियल वाले सब ग्रुप्स को छोड़ के, और वो नॉर्मल भी होना चाहिए। नॉर्मल होने का मतलब क्या है, उसके लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट बराबर होना चाहिए, ठीक है। और एक यहाँ पे हम एजम्पशन या फिर कॉर्लरी है कि अगर कोई भी ग्रुप अबेलियन है, इफ G इज अबेलियन
देन ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप। ऑल सब ग्रुप, अगर कोई ग्रुप अबेलियन ग्रुप है तो उसके सारे सब ग्रुप क्या होंगे, वो सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ईच एंड एवरी सब ग्रुप क्या होंगे, उसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो ये हमारा कोरलरी है जिसका हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। और अगर जी अबेलियन पे सही है तो ये बात जी इज साइक्लिक के लिए भी सही होगा, जी इज साइक्लिक के लिए भी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 65, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 65, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमें ये 65 से ये डिसाइड करना है कि 65 ऑर्डर का जो भी ग्रुप बनता होगा दुनिया में, ठीक है, वो कैसा ग्रुप होता होगा। क्या 65 ऑर्डर का ग्रुप नॉन अबेलियन हो सकता है क्या, या अबेलियन हो सकता है। ग्रुप दो ही तरह का बनेगा, तो अबेलियन या नॉन अबेलियन। साइक्लिक का भी मतलब अबेलियन ही है, तो मतलब अबेलियन का कैरेक्टर तो रखता ही है साइक्लिक। तो हम दो ही पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमको नॉर्मल पे जाना है, नॉर्मल पे जाना है, नॉर्मल पे जाना है इसलिए। तो नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन, सॉरी नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन और अबेलियन। तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना है, सबसे पहले हमको डिसाइड करना है क्या 65 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप हो सकता है क्या, अबेलियन ग्रुप हो सकता है क्या, या नॉन अबेलियन ग्रुप हो सकता है क्या। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है कि अगर ऑर्डर ऑफ 65 दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी ऑर्डर दिया हुआ, अगर इसको आप P इंटू क्यू के फॉर्म में तोड़ पाए, वेर P एंड Q आर द दो प्राइम्स हैं, ठीक है, इस फॉर्म में अगर तोड़ पाए, इससे रिलेटेड इसको हम कैसे करते हैं, इसका पूरा डिस्कशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, 3 इंटू 5 एंड P इंटू क्यू दो प्राइम्स में टूटना चाहिए, जो नंबर है वो दो प्राइम्स में टूटना चाहिए। दो प्राइम्स में टूटने के बाद P इंटू क्यू के फॉर्म में जब टूटेगा तो कोई एक बड़ा प्राइम होगा, एक छोटा प्राइम होगा। ठीक है, तो जो छोटा प्राइम है, अगर हम सपोज करते हैं कि P इज लेस देन क्यू, P इज लेस देन क्यू, 5 है और 13 है, तो 5 डिवाइड्स 13 माइनस 1। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 5 डज नॉट डिवाइड 30 माइनस 1, मतलब क्या है, अगर ये जो है P डज नॉट डिवाइड्स Q माइनस 1, देन this group is cyclic, then this group is cyclic। इस ऑर्डर का जो भी ग्रुप बनेगा, इस ऑर्डर का जो भी ग्रुप बनेगा साइक्लिक ग्रुप बनेगा। और साइक्लिक ग्रुप बनेगा तो हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप बनता है तो ऑलवेज Zn के आइसोमॉर्फिक होता है। अगर 65 ऑर्डर का बना तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z65 का। अब आइए, एक ग्रुप कैसा हो गया, ये साइक्लिक ग्रुप हो गया, कितने ऑर्डर का, 65 ऑर्डर का, 65 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप हो गया। ठीक है, ये जो ग्रुप था 65 ऑर्डर का क्या पॉसिबल है, 65 ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का ग्रुप पॉसिबल है, वो ग्रुप पॉसिबल है साइक्लिक पॉसिबल, साइक्लिक मीन्स ये आल्सो अबेलियन का नेचर रखता है, अबेलियन का नेचर रखता है। और हम ये जानते हैं कि अब इसका किसी अबेलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप होगा वो सारे सब ग्रुप कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल, अभी हमने लिखा था पीछे, ठीक है, कि इसके जो भी सब ग्रुप होंगे वो कैसे सब ग्रुप होंगे, ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप, ऑल सब ग्रुप आर नॉर्मल सब ग्रुप। अगर सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, अब हमको इसमें से क्या निकालना भाई, प्रॉपर। तो आइए अब देख लेते हैं इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे। अब सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे भी एक थ्योरम लगेगा, यहाँ पे भी एक थ्योरम लगेगा। कौन सा थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस है, कन्वर्स उसका। कन्वर्स क्यों, क्योंकि कन्वर्स लैग्रेंजेस थ्योरम ये कहता है कि अगर ग्रुप फाइनाइट और अबेलियन हो, फाइनाइट अबेलियन हो, ठीक है, ग्रुप फाइनाइट अबेलियन हो तो कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम ट्रू होता है। कन्वर्स ऑफ द, सबसे पहले जान ले लैग्रेंजेस थ्योरम क्या होता है। लैग्रेंजेस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी सब ग्रुप होगा, कोई भी सब ग्रुप होगा किसी ग्रुप का, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है लैग्रेंजेस थ्योरम का, ये कन्वर्स नहीं है। कन्वर्स मतलब कि अगर आपके पास, आपने किसी ग्रुप का एक सब ग्रुप बना लिया, पहले आपने सब ग्रुप क्रिएट कर लिया, तब जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। लेकिन उल्टा क्या है कि अगर ग्रुप अबेलियन हो और फाइनाइट हो तो जो जो नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, उस ऑर्डर का उसके पास सब ग्रुप होगा। तो हमने पहले दिखा लिया है कि ये तो पता है पहले से कि फाइनाइट है, क्योंकि ये साइक्लिक है इसलिए अबेलियन भी है, साइक्लिक है इसलिए अबेलियन भी है। तो अब जो जो नंबर 65 को डिवाइड करेगा तो वो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा इस 65 ऑर्डर के ग्रुप के पास। तो इसके पास इसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, इसको नंबर डिवाइड करेगा 1, 5, 13 एंड इटसेल्फ। मतलब अब देखो यहाँ पे दो तो ये क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर हो गया। एक आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप ये हो गया
और ये हो गया इटसेल्फ Z65 इटसेल्फ। तो अब हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप कितने बचे? प्रॉपर सब ग्रुप बचे 2, एक 5 ऑर्डर का और एक 13 ऑर्डर का। और हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि क्योंकि ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो इसके जो भी सब ग्रुप होंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, इसलिए इसके पास टोटल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कितने हुए? 2। टोटल नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कितने हुए? 2। ठीक है, तो बाकी ये वाला जो था, ये वाला मेन था, इसमें ये बहुत जगह यूज होता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा से ठीक है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लेट PNR बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल। लेट PNR बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n। डिग्री एट मोस्ट कितना है? n डिग्री का है, n डिग्री का है। एंड डिफाइंड t इक्वल टू P1R, डिफाइंड t इक्वल टू P1R एंड R स्क्वायर बाई t R स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइंड है P1R से डिफाइंड है R स्क्वायर में, P1R से R स्क्वायर में डिफाइंड है। और ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिया क्या गया है कि t ऑफ px इक्वल टू P0 माइनस 2P1, क्योंकि यहाँ से R स्क्वायर में है तो बहुत सिंपल, एक टपल ये है यहाँ से यहाँ और दूसरा टपल ये है, क्योंकि px से P1R से R स्क्वायर में है तो यहाँ जो भी टपल होगा a b तरह का होगा, तो ये हो गया a तरह का और ये हो गया b तरह का। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं P1R क्या होता है। P1R क्या है? P1R का मतलब है, P1R सेट का मतलब है ऑल पोलिनोमियल लेस देन 1 डिग्री और 1 डिग्री से छोटे सारे पोलिनोमियल का कलेक्शन। सारे पोलिनोमियल का कलेक्शन मतलब A0 और A1 प्लस x, सॉरी A0 और A1x, सच दैट A1 और A0 कहाँ के मेंबर होने चाहिए? R के मेंबर होने चाहिए। तो क्या ये वेक्टर स्पेस है? नहीं, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ये सिर्फ वेक्टर है। वेक्टर स्पेस डिफाइंड है V, अगर इसको हम V कह रहे हैं तो V ओवर R ऐसे होता है। मतलब अगर पूरा उसी फॉर्म में लिखे तो P1R ओवर R, ये वेक्टर स्पेस हो, ये वेक्टर, ये तो अभी वेक्टर हो, ये सिर्फ वेक्टर का कलेक्शन है। ठीक है, ये फील्ड है, फील्ड हमारा R है, फील्ड हमारा R है। ठीक है, तो इसके बेसिस क्या होंगे? इसके बेसिस क्या होंगे? इसके बेसिस होंगे 1 और x। दूसरा वेक्टर स्पेस है हमारे पास R स्क्वायर ओवर R। इसके स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं? इसके, ये भी स्टैंडर्ड बेसिस, इसके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 1 0 एंड 0 1, 1 0 एंड 0 1। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है? चेक करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है ये 1/1 है या नहीं है, 1/1 है कि नहीं है। सो हमने पहले ही इसके बेसिस के बारे में चर्चा कर लिया कि P1R का जो बेसिस है वो क्या है? P1R का जो बेसिस है क्या है? 1 है और x है, 1 है और x है। तो यहाँ पे जो है T1 क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से अगर हम निकालें, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, px को रख रहे हैं, क्योंकि हमको क्या दिखाना है? ये 1/1 है कि नहीं। 1/1 चेक करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से हमारे पास क्या टूल है, क्योंकि ये दोनों फाइनाइट डायमेंशनल हैं, ये दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में और दोनों का डायमेंशन बराबर है। डायमेंशन ऑफ P1R इज 2 एंड डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर इज आल्सो 2, दोनों का डायमेंशन बराबर है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये या तो 1/1 हो जाए। अगर ये 1/1 हो जाएगा, क्योंकि सेट थ्योरी में भी हम लोग पता है हम लोगों को कि अगर सेट थ्योरी के अनुसार भी कि अगर 2 सेट दिए हुए हैं, 2 सेट के अगर दोनों का ये बराबर है, कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B अगर बराबर है और दोनों में से कहीं अगर ये 1/1 हो गया तो 1/2 भी हो गया, अगर 1/2 हो गया तो 1/1 भी होगा, अगर दोनों का कार्डिनलिटी बराबर है तब। तो सिंपली वैसे ही इसमें भी है। तो अभी हमको क्या दिखाना है? सबसे पहले कि ये 1/1 है नहीं, 1/2 है कि नहीं। तो 1/1 चेक करने का तरीका, उससे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे T1 निकालते हैं। T1 निकाल के देखते हैं वेक्टर आता क्या है। इधर का तो हमको पता है, इधर का जो भी वेक्टर होगा कैसे बनता होगा? 1 और x से बनता होगा। लेकिन इधर का जो वेक्टर है 1 0 से तो बनता होगा, लेकिन कैसा दिखता होगा, किस फॉर्म का होगा, ये हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला 1 से बनता होगा P1x है ना पहला, तो P1R है, तो पहला हम रख रहे हैं px का वैल्यू कितना रख रहे हैं? px का वैल्यू रख रहे हैं 1, px का वैल्यू रख रहे हैं 1। जैसे हमने px का वैल्यू 1 रखा, px का वैल्यू 1 रखने का मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो हमको यहाँ मतलब नहीं है कि P0 है या P1 है या जो भी है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल तो हम यहाँ पे रख देंगे 1 - 2 × 1, ये पहला टपल हो गया। दूसरा टपल है 1 + P'0,
यहाँ पे आपने पी एक्स क्या ले रखा है, पी एक्स क्या ले रखा है 1, पी एक्स क्या ले रखा है आपने 1, तो पी डैश एक्स क्या हो जाएगा, पी डैश एक्स क्या हो जाएगा, पी डैश क्या एक्स क्या हो गया 0, पी डैश एक्स क्या हो गया, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल का डिफरेंस होता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास जो टपल आया वो टपल क्या आ गया, ये आ गया -1 और -1 और 1, -1 और 1, ये पहला। आप इसी तरह से निकाल सकते हैं टी एक्स। अब टी एक्स निकालने का मतलब हम लोग पी एक्स इक्वल टू क्या ले रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू ले रहे हैं एक्स, पी एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब अगर यहाँ पे आप पी जीरो लिखा है तो पी जीरो का वैल्यू हो जाएगा 0, पी वन का वैल्यू हो जाएगा 1, पी डैश जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1, पी डैश जीरो का वैल्यू यहाँ से पी डैश एक्स निकालेंगे, क्योंकि पी डैश एक्स निकालेंगे तब ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, हम रख रहे हैं क्या अब टी ऑफ टी ऑफ एक्स। जब हम टी ऑफ एक्स रखेंगे तो आप निकाल सकते हैं इजीली, ये हो जाएगा 0 -2, यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि पी एक्स इक्वल टू एक्स है ना, तो पी जीरो इक्वल टू 0 और 2 ऑफ पी वन इक्वल टू 1, तो 2 × 1, तो ये हो गया 0 -2, ये हो गया 0 -2, 0 -2, ठीक है। और यहाँ से पी जीरो का वैल्यू 0 और पी डैश जीरो का वैल्यू 1, क्योंकि फिर ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, जो टी ऑफ एक्स है, टी ऑफ एक्स वाला 0 -2 और 1 आया था, यही करके तो आ गया -2 और 1। हमारे पास दो वेक्टर आ गए, एक t1 भी यहीं पे लिख लें। t1 क्या आया था, t1 आया था -1 और 1। क्या ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं क्या, बस सिंपली चेक करना है, ये दोनों जो वेक्टर आए हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का बहुत तरीका है, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, c1 v1 प्लस c2 v2 इक्वल टू 0 0। अगर c1 v1 का वैल्यू 0 0 ही आया तो ये वेक्टर v1 v2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बाकी मैट्रिक्स फॉर्म भी है चेक करने का, बहुत तरह से चेक कर सकते हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो फिर इसका रैंक क्या हो गया, t1 t2, इसको t1 और t2 इसको अगर और अच्छा से लिखना है तो लिख दे t1 t2। तो t1 and t2 आर linearly independent, ये linearly independent है, t1 and t2 आर linearly independent, ठीक है। देन रैंक ऑफ क्या हो गया, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, 2 हो गया। रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो गया, 2 हो गया। तो बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, तो रैंक टी है कितना मिला ना, रैंक टी 2, नलिटी टी कितना है, नलिटी टी हम फाइंड करने वाले हैं। डायमेंशन ऑफ यू कितना था, डायमेंशन ऑफ यू कहने का मतलब है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे अगर जनरल ट्रांसफॉर्मेशन हम ले, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू एफ टू वी एफ, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी है 2, ठीक है। तो नलिटी टी कितना हो गया, नलिटी टी हो गया 0, कितना हो गया, नलिटी टी हो गया 0। सो नलिटी टी 0 होने का क्या मतलब है, जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन था, 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन है, 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1-1 है। और हमने पहले बताया था कि ये दोनों जो यू एफ और वी एफ, ये जो दोनों हैं ये क्या है, ये फाइनाइट डायमेंशन के हैं, ना कि सिर्फ फाइनाइट डायमेंशन बल्कि इन दोनों का डायमेंशन भी इक्वल है, इसलिए अगर ये 1-1 हो गया तो इटसेल्फ ऑन टू भी हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया कि टी इज 1-1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है, टी इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू, टी इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू। सो अच्छा क्वेश्चन था ये यार, इस क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब हर एग्जाम में और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे टीएफआर वगैरह में तो मोस्टली पूछा जाता है, टीएफआर जैम हर जगह क्वेश्चन रहता है इससे। सो फाइनल एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है,
इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इसमें हमको रॉन्स्कियन फाइंड करना है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और एक इनिशियल कंडीशंस एक दे दिया गया है, ये W1 इक्वल टू 1 है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सिंपली आप क्या करते हैं, हम लोग के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसको फिर W इक्वल टू कौन सा टेस्ट, यह C इक्वल टू ई रेज टू PT एबल टेस्ट बोलते हैं इसको, PT DT, ठीक है। इसको तो ये रॉन्स्कियन होता है हमारा एट पॉइंट टी पे। और ये C का बोलोगे, ये C क्या है, ये C कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है जो इसके हेल्प से आप फाइंड कर पाएंगे। तो बहुत आसान। अब यहाँ पे फिर सवाल है व्हाट इज दिस PT, ये PT क्या है, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ अभी आपके सामने, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है, टी स्क्वायर को आप नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा वाई डबल डैश माइनस टी इंटू टी प्लस टू वाई डैश बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू बाई टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसका ये है वाई डबल डैश प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पी वाई डैश प्लस क्यू वाई, ये यहाँ वाई भी है ना, क्यू वाई इक्वल टू जीरो। तो आप सिंपली ये जो फंक्शन है क्या है, टी का फंक्शन है ना, तो ये हो गया हमारा पी, ये हमारा हो गया पी, ना कि सिर्फ इतना माइनस भी इंक्लूडेड है इसमें, तो हमारा पी हो गया, या फिर पी टी इक्वल टू लिख लें, पी टी इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ टी इंटू टी प्लस टू बाई टी स्क्वायर। कैंसिल करते हैं, चलिए कैंसिल कर लेते हैं, टी प्लस टू बाई टी। और सिंपली डब्ल्यू टी निकाल लीजिए, डब्ल्यू टी क्या होगा, सी, अभी फॉर्मूला लिखा था हमने, सी ई रेज टू पी टी डी टी, ठीक है। और शायद सॉरी ये फार्मूला होता है, ये माइनस ऑफ पी डी एक्स होता है, ये माइनस ऑफ पी डी एक्स यहाँ पे होता है, माइनस ऑफ पी होता है सर, ठीक है। तो ये फाइनली ये हो जाएगा, ये माइनस होता है तो ये हो जाएगा सी ई रेज टू टी प्लस टू बाई टी डी टी। जब इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आ जाएगा सी ई रेज टू टी, ये हो जाएगा सॉरी 1 प्लस टू बाई टी डी टी, और ऐसे इंटीग्रेट इसको कर लें तो ये हो जाएगा ई रेज टू टी प्लस लॉग टू लॉग टी। इसको तोड़ लें, तोड़ने के बाद हो जाएगा सी ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी, मतलब डब्ल्यू टी इक्वल टू आया सी, डब्ल्यू टी इक्वल टू सी इंटू टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी। अब आप इनिशियल कंडीशन रखते हैं, इसमें आप इनिशियल कंडीशन रखते हैं, तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, W1 इक्वल टू 1, तो W1 इक्वल टू 1, तो C वो T का वैल्यू हो गया, सॉरी एक मिनट, ये नहीं है कुछ, यहाँ C इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर एंड ई रेज टू 1, तो ये हो गया कितना, कुल ये हो गया C इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा C फाइनली आ गया, C आ गया 1 बाई ई। तो इसमें अब फिर हम C का वैल्यू पुट कर देंगे, C का वैल्यू पुट कीजिए, डब्ल्यू टी। सो आंसर क्या हो जाएगा, रखिए C का वैल्यू रखना है 1 बाई ई हो गया एंड टी स्क्वायर ई रेज टू टी, सो टी स्क्वायर ई रेज टू टी माइनस 1, दिस इज डब्ल्यू टी मतलब रॉन्स्कियन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, रॉन्स्कियन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए भाई सोल्यूशन ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, टी स्क्वायर ई रेज टू टी माइनस 1, ये आया था ना, ये आया था शायद, टी स्क्वायर ई रेज टू टी स्क्वायर ई रेज टू टी माइनस 1। सो ये 3 क्वेश्चन थे आज के, एंड हम लगातार ये डेली डिस्कशन करके जो ये है 3-4 क्वेश्चन का आपके सामने लेके आते रहेंगे। सो अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।